हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सक्सेस मंत्रा के साथ में शिवम निखरा आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस और उससे रिलेटेड बुक्स कि हमें स्टेट पीएससी, यूपीएससी इनके लिए कौन सी बुक्स सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए। इसमें एमपीपीएससी इसलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है क्योंकि मैं एमपीपीएससी के सिलेबस के साथ डिस्कस करूँगा और इसमें जो बुक्स बताई जाएंगी वो ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी के लिए ही बुक्स रहेंगी स्पेशली, नहीं, ये बुक्स जो हैं वो एमपीपीएससी के साथ साथ जितनी भी स्टेट पीएससी हैं, स्टेट पीएससी और आपकी यूपीएससी, इनके लिए भी ये बुक्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी और इसमें वही ऑथेंटिक बुक्स बताई जाएंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लोग जिनको प्रेफर करते हैं। और अगर कोई बुक्स जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, वो बुक्स भी आपको मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एमपीपीएससी का सिलेबस। एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है, नहीं, इस सिलेबस में से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं और कुछ चीज़ें जो पहले से सिलेबस में मौजूद थीं उनको एक अलग सेगमेंट बनाकर, एक अलग टॉपिक बनाकर उनने उसमें लिख दिया है। तो यानी अभी तक हम उनको छोड़ सकते थे, लेकिन अब उनको छोड़ना उचित नहीं रहेगा। अब उन पर भी हमें पूरा कंटेंट हमारे पास उनका होना चाहिए। अभी तक तो ये था कि एक दो पॉइंट अपन उनके याद करके जो ज़्यादा आते थे उनसे जा सकते थे, लेकिन अब क्या है, वो पूरा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, इसमें पहला जो पेपर होता है, एमपीपीएससी में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का, जैसा कि सबको पता ही है। तो जीएस के पेपर की हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ये जो टॉपिक है, जब भी आप किसी भी स्टेट पीएससी की बात करेंगे आपको ये वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, ये कॉमन रहता है। लेकिन वहाँ जैसे हम मध्य प्रदेश पीएससी की बात कर रहे हैं तो यह मध्य प्रदेश का है, अगर यहाँ हम उत्तर प्रदेश पीएससी की बात करते तो यहाँ उत्तर प्रदेश पीएससी का होता, यहाँ बिहार पीएससी का होता। यदि हम बिहार की बात कर रहे होते तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, कल्चर है और जो उसका लिटरेचर है, उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। जैसे इसमें प्रमुख घटनाएँ, जो भी इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में मध्य प्रदेश को लेकर सॉरी, तो वो यहाँ के जितने भी डायनेस्टी हुई हैं, राजवंश हुए हैं या जितने भी वंश हुए हैं, उनके बारे में, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, यहाँ की आर्ट और यहाँ का स्थापत्य कला का मतलब होता है कि कोई भी इमारत जब बनाई जाती है, जैसे खजुराहो के मंदिर हैं, तो ये एक स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसके साथ ही यहाँ की जनजातियाँ, यहाँ की सबसे प्रमुख जनजाति है भील जनजाति, गौंड जनजाति। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, भील और गौंड के बारे में। यहाँ पर बोली जाने वाली बोलियाँ, जैसे अगर आप देखें तो बुंदेलखंडी, जैसे बुंदेली भी बोलते हैं। इसके बाद निमाड़ी है, मालवी है, मालवा क्षेत्र में ये उज्जैन वाला जो रीजन है वो इंदौर, उज्जैन, देवास, यहाँ मालवी भाषा बोली जाती है क्योंकि वो मालवा का पठार लग जाता है तो वहाँ मालवी भाषा। यहाँ निमाड़ साइड में निमाड़ी बोली जाती है। दतिया, गुना, अशोकनगर, इस साइड में अगर हम देखें तो बुंदेलखंडी, जो बुंदेलखंड का जो रीजन आता है, यहाँ बुंदेली बोली जाती है।
आप अगर ग्वालियर साइड चले जाएं तो वहाँ पर आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये बोलियाँ जो भी हैं वो, उसके साथ साथ यहाँ के त्योहार जो भी फेस्टिवल हैं, यहाँ का जो लोक संगीत है, मतलब जो स्पेशली मध्य प्रदेश में ही जो गाया जाता है, यहाँ का लोक साहित्य, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आल्हा गाया जाता है। यहाँ की लोक कलाएँ हैं, यहाँ के साहित्यकार जितने भी हुए उनकी कृतियाँ, जैसे मैथिली चरण गुप्त जो थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामचरण शुक्ल, ऐसे जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी साहित्य लिखा है, तो उनके बारे में और उनकी कृतियों के बारे में। साथ साथ यहाँ का धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल को हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। जब स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यहाँ धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भी हम वहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद है प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब कहें हो गया कि उनके बारे में पूरी जानकारी। यहाँ तो खा कि ये ऊपर ये चौथा पॉइंट जो था, इसमें क्या लिखा था कि इनकी जनजातियों के बारे में, मतलब जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आखिरी पॉइंट में तो यहाँ ये कह रहे हैं जनजातीय व्यक्तित्व, मतलब उनकी अब हमें पूरी जानकारी चाहिए। यहाँ केवल जनजातियाँ की कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, यहाँ उनकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाता है भारत का इतिहास। अभी तो था मध्य प्रदेश का इतिहास, अब भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में भी उनने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताएं पूछी जा रही हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं, घटनाएं हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। यहाँ एक शब्द और जोड़ लीजिए जिसमें ये नहीं लिखा हुआ है, धार्मिक। धार्मिक भी यहाँ आप जोड़ लीजिए, मतलब वहाँ का प्रशासन, प्रशासन को हम राजनीतिक भी कहते थे। हिस्ट्री में जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको 4 चीज़ें ज़रूर देखनी है। वहाँ का राजनीतिक क्षेत्र कैसा था, वहाँ की राजनीति में कैसे लोगों का वर्चस्व होता था, वहाँ कौन सी व्यवस्था चलती थी, राजतंत्र था या गणतंत्र था या कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और साथ साथ वहाँ का धार्मिक चीज़ें कैसी थी, वहाँ धर्म को लेकर कैसी मान्यताएं थीं, जो राजा होता था वह धर्म को लेकर कैसे काम करता था, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आ जाता है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में भी अगर अपन कुछ लोगों को देखें तो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आर्य समाज के लिए आपके सरस्वती दयानंद सरस्वती जी हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद है स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप देखें तो ये 1919 के बाद के ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके पहले भी हुआ एक 1857, जिसको हम पहला स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। और 1919 में जब गांधी जी के द्वारा चीज़ों को चलाया जाने लगा, जब उन्होंने चंपारण आंदोलन किया, चंपारण में गए 1917 में, तो चंपारण में जाकर जो उन्होंने अपना पहला स्वतंत्रता आंदोलन चालू किया, या कहें कि उन्होंने पहला जो सत्याग्रह चालू किया भारत में। इसके पहले वो अफ्रीका में थे, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मतलब अपन कहें कि तो गांधी की जितनी भी चीज़ें हैं गांधी से रिलेटेड, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, मतलब आज़ादी के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत, कैसे उसको सरदार पटेल ने रियासतों में, जो 550 से ज़्यादा रियासतों में विभक्त था भारत, आज़ादी के बाद कैसे वो उनको भारतीय संघ में शामिल किया गया, उसके बारे में, वो कैसे उसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें भारत के इतिहास में हम जानेंगे। वहीं इसके बाद
ज्योग्राफी पे आ जाएं तो वही मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। हाँ, यहाँ अगर आप इसको स्किप करना चाहें, स्किप करने का मतलब है कि अभी हम यहाँ ना पढ़ के इसको यदि हम यहाँ भारत के भूगोल में पढ़ें तो वही चीज़ जो इसमें है वो आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। प्राकृतिक खनिज संसाधन आप भारत के पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ है, क्या है, कैसा है। वहाँ भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो भारत की जलवायु सॉरी, और मध्य प्रदेश की जलवायु सब समान है। हाँ, बस यहाँ ये कह सकते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में जो नदियाँ हैं, वन हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम भारत की ही पूरी वही चीज़ें पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की भी वहाँ कवर हो जाती हैं। तो इसलिए इसको हम अलग से ना पढ़ते हुए इनको हम इसी में पढ़ सकते हैं, भारत के भूगोल के साथ में। अब भारत के भूगोल में क्या कह रहा है, तो भारत के भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो यहाँ कह रहा है कि भौतिक भूगोल, फिजिकल जो ज्योग्राफी है वह, उनकी विशेषताएं, उनकी फंक्शंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनकी, प्राकृतिक प्रदेश, कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, वह प्राकृतिक संसाधन, वन खनिज। देखिए ऊपर भी वही था, वन खनिज संपदा, देखिए, और यहाँ भी वही है, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी वगैरह। इसके बाद सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में हम जनसंख्या को पढ़ते हैं। जनसंख्या है, स्पेशली अगर हम देखें तो जनसंख्या ही इसमें पढ़ी जाती है। इसके बाद आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक व मानवीय संसाधन कितने थे, क्या था, कैसे उद्योग हैं, ट्रांसपोर्ट के कैसे साधन हैं, वो चीज़ें। और यहीं अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर ऊर्जा स्रोत, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। अब यहाँ आप देखिए, अगर आप सिलेबस को ढंग से देखें तो यहाँ इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में जो भी काम होता है वह भारत के संविधान के द्वारा ही होता है। जो भारत की, जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं वही मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ इन्होंने अलग से लिख दिया कि भैया राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और हाई कोर्ट, इनके बारे में। तो ये तो हम पॉलिटी में पढ़ते ही हैं, राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल भी पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ हम कैबिनेट का भी पढ़ेंगे, यहाँ हम राज्य का भी पढ़ेंगे, विधानसभा, एजुकेटिव पढ़ेंगे, एजुकेटिव बॉडी पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर बॉडी पढ़ेंगे और जुडिशरी बॉडी पढ़ेंगे। तीनों बॉडियाँ पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ बात करें मध्य प्रदेश में 3 स्तर पे पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, आजकल सबसे ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से, तो ये भी हमें वहीं पढ़ना है। राज्य की अर्थव्यवस्था, जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, कल्याणकारी योजनाएं, इनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, SC ST, इनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी मध्य प्रदेश की जातियाँ जो हमने पहले ऊपर में देखी ली हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख संसाधन, उद्योग हमने भूगोल में पढ़ेंगे तो वही वहाँ हम पढ़ लेंगे। सामाजिक जो भूगोल है जिसमें हम जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, वहीं हम मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। यहाँ हमको पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी। अब यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। यहाँ पर इन्होंने विधानसभा, राज्यपाल के बारे में या उसके मंत्रिमंडल के बारे में नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट में उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखा गया है। लेकिन हमें यहाँ सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार या और नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़।
सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो एक्ट पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 1919 और 1935। 1919 का जो एक्ट है इसको मार्लियामेंटो एक्ट भी कहते हैं, और 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 और मार्लियामेंटो एक्ट, सॉरी इसको मार्लियामेंटो नहीं, इसको कहते हैं मार्लियामेंटो 1909 का जो एक्ट उसको कहते हैं मार्लियामेंटो, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। संवैधानिक रिफॉर्म थी ये, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, तो इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ें हैं जिसमें विदेशी व्यापार, फॉरेन जो हमारा ट्रेड है, हमारा जो आयात निर्यात है, इसके बारे में, और वहीं रिज़र्व बैंक जो वित्तीय संस्थान हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, NBFC, नॉन बैंकिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आजकल ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। सेबी है जो कृषि के लिए काम करता है, NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन यहाँ हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जानकारी लेंगे ही, साथ में हमें यहाँ मध्य प्रदेश की स्टॉक एक्सचेंज की भी, MP का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में भी पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण, पर्यावरण आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पर्यावरण से। तो पर्यावरण के लिए भी हमें पर्यावरण में बायोडाइवर्सिटी देखना है, इकोलॉजिकल सिस्टम देखना है, जो फूड चेन है, मानव शरीर की संरचना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण है, स्वास्थ्य नीति, हेल्थ पॉलिसी जो है, और स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, इनके बारे में भी हमें कुछ जानकारी इसमें लेनी है। इसको कहा जाता है ये करंट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं, ये है आपका करंट। इसमें 1.5 साल तक का करंट मोस्टली पूछा जाता है, तो हमें 1.5 साल तक के करंट को तैयार करना है। इसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ गया, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, इसमें IT, रोबोटिक्स, E-गवर्नेंस, इंटरनल सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, व्हाट्सअप नहीं कि उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट्सअप में कितने सेकंड तक या कितने मिनट तक मैसेज डिलीट नहीं किया जा सकता, या अपन डिलीट करते हैं तो कब तक डिलीट कर सकते हैं, ये नहीं। यहीं अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ चीज़ें थी लेकिन उनको अलग से लिख दिया गया है, वो हैं ये 10वें नंबर पर लिखा है राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक, सांविधिक संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में जिनके बारे में लिखा हुआ है और यह संविधान से अलग हैं, जो किसी लॉ के द्वारा संसद में किसी एक्ट को पारित करके बनाई गई हैं, उनके बारे में अब इन्होंने अलग से एक टॉपिक बना दिया है, अलग से उनको चीज़ों को लिख दिया। पहले हम उनको पॉलिटी में ही पढ़ा करते थे। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, UPSC, MPPSC, CAG, नीति आयोग ये संवैधानिक बॉडी ना, मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इसको एक एक्ट के तहत एक संसद से पारित कराया गया। जैसे योजना आयोग था वैसे ही नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अलग बॉडी है। इसके बाद है सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में अलग से लिख दिए गए हैं।
तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब अगर हम यहाँ किताबों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। अभी इसका नया एडिशन आया है, 6वां संस्करण आया है, एम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था। लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है, जो फर्स्ट टाइम इस बुक को पढ़ेगा थोड़ा उसको टिपिकल लगेगा। इसलिए यदि आप इसकी जगह राजेश मिश्रा की जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको भी आप ले सकते हैं। इनकी लैंग्वेज जो है बड़ी सरल है, स्पष्ट लैंग्वेज है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। इसके बाद भारत का भूगोल, माजिद हुसैन, आप अलग से भी बुक ले सकते हैं भारत के भूगोल के लिए, और भारत एवं विश्व का भूगोल जो इनकी कंबाइंड बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन भूगोल की अगर आप बुक ले रहे हैं, ज्योग्राफी की बुक ले रहे हैं, तो आप माजिद हुसैन की ही बुक लीजिए। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और भाषा भी इनकी सरल है। यहीं अगर हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं तो प्रारंभिक भारत का जो परिचय है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए राम शरण शर्मा की बुक है। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक निकलती है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके राइटर हैं झा एंड श्रीमाली, 2 राइटर हैं, देवेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्रीमाली। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इस बुक को मैं इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें 17 जो चैप्टर हैं वो अलग अलग राइटर के द्वारा लिखे गए हैं। इस बुक में एक ही राइटर के द्वारा बुक लिखी गई है, जबकि प्राचीन भारत का इतिहास ये जो बुक है ये वाली, तो इसको 17 लोगों ने अलग अलग टॉपिक, मतलब कहें जो चैप्टर हैं वो 17 लोगों ने लिखे हुए हैं। जितने टॉपिक उसमें हैं उनको लिखे हुए हैं। यहीं भारत जो आधुनिक भारत की हम बात करें तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये बिपिन चंद्रा की है। ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पब्लिश होती है बुक। इसके बाद मध्यकालीन भारत में सबसे बढ़िया बुक है सतीश चंद्रा की, ये ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, सरल भाषा है, अच्छा लिखा हुआ है, ये आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको आधुनिक भारत के लिए और आज़ादी के बाद के भारत के लिए सेपरेट अलग अलग बुक नहीं लेना है तो आप एक ही बुक ले सकते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम आता है, इसकी भी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, ये आप बुक ले सकते हैं। ये आधुनिक भारत के मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो बुक है, और आज़ादी के बाद के भारत के लिए भी बिपिन चंद्रा का ही बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप देखें तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम यदि आप ले लेते हैं तो आपको 2 से 3 बुक नहीं लेनी पड़ेंगी, जिसमें जैसे आ जाता है कि स्पेक्ट्रम से आपका ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ये कवर हो सकता है। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी बिपिन चंद्रा, या आज़ादी के बाद का भारत, ये बुक, ये सारी बुक्स स्पेक्ट्रम में ही कवर हो सकती हैं, तो आप इसको एक ही बुक ले सकते हैं। इसके बाद हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये बुक आप जरूर लीजिए। इसके अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कला एवं आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है। अभी उनका एक नया एडिशन आया है, 4था संस्करण आ चुका है उनकी बुक का, आप वो भी ले सकते हैं। और पुराने नए संस्करण में कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड हो जाती हैं, जैसा कि लोग पूछते हैं कि नए ही लेना चाहिए या पुराना अगर किसी का मिल रहा है तो हाँ ऐसा कर सकते हैं, पुराना आप ले सकते हैं किसी का अगर आपको मिल रहा है, और नए के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उसमें नए ऐड किए गए हैं, उनकी आप फ़ोटो कॉपी करा के भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह। साइंस के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है सामान्य विज्ञान। टेक्नोलॉजी के लिए भी उन्हीं की बुक आती है, वो भी। अभी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश के लिए निर्माण IAS की बुक आती है मध्य प्रदेश दर्पण, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इससे मन नहीं लग रहा है, आपको कोई लग रहा है कि नहीं हमें कोई दूसरी बुक चाहिए है, तो उसके लिए आप फिर मध्य प्रदेश एक परिचय टाटा मैकग्रा हिल की आती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ
बुक लिस्ट हैं जो प्री के लिए, मतलब कहें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आप उनको ले सकते हैं। और ये बुक्स मेंस के लिए भी अवेलेबल है, मेंस भी आप इनसे कवर करेंगे अपना। लेकिन यहाँ प्री की बात कर रहे थे इसलिए मैंने मेंस की कुछ टॉपिक्स इसमें छूट गए हैं। जब मैं मेंस की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो उसमें आपको मेंस की बुक्स भी बताऊँगा जो इसमें छूट गए हैं, जो टॉपिक जो सब्जेक्ट इसमें छूट गए हैं वो आप उनके लिए अलग से बुक्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मेंस के लिए पॉलिटी की कोई अलग बुक लेनी पड़ेगी, नहीं, आप इसी में से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए जानकारी थी। तो ये था आज का कार्यक्रम। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस किस चीज़ की वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।